प्रॉब्लम 1 वेक्टर if vector A equal to 3i cap minus 2j cap plus b k cap and vector B equal to ai cap plus 7 by 2j cap plus 2k cap and vector A and vector B are perpendicular to each other and 2a minus 3b equal to minus 4 and a upon b equal to x by 2, the value of x is। तो ये दो वेक्टर थे, वेक्टर ए और वेक्टर बी। जब वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होता है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 होता है, जिससे आपको मिल जाएगा 3a माइनस 2 इंटू 7/2 प्लस 2 इंटू बी। इसका जो सम होगा वो 0 होगा। ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 3a प्लस 2b इक्वल टू 7। और ये आपको दे ही रखा है कि 2a माइनस 3b का वैल्यू -4 है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से और नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से। तो ऐसा करने के बाद जब हम ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 12a प्लस 8b प्लस 14a माइनस 21b इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 26a इक्वल टू 13b। a अपॉन b का वैल्यू 1/2 आ जाएगा, जो कि x/2 दे रखा है। बाई कंपैरिजन x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो आसान सा सवाल था और उतनी ही आसानी के साथ ये सॉल्व हो जाएगा। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो काइनेमेटिक्स पे है। ये भी आसान सा सवाल है। A particle is projected vertically upward, reaches 136 meter height. What will be the maximum range for the particle projected with the same speed? अब देखें, पार्टिकल को जब वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं तो वो ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है। जो मैक्सिमम हाइट वो अटेन करता है उसका फॉर्मूला है u²/2g। ये आप क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे। ठीक है जी। अब जब प्रोजेक्टाइल मोशन में पार्टिकल जाता है तो मैक्सिमम रेंज का वैल्यू आता है u²/g। तो u²/g की वैल्यू 2h है, तो 2h की वैल्यू हो जाएगी 272 मीटर और ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ये भी बहुत ही आसान सा सवाल था, इजी था। प्रॉब्लम 3, ये भी बहुत बेसिक प्रॉब्लम है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग इफ ऑल द सरफेसेज आर स्मूथ एंड द स्ट्रिंग इज मासलेस। अब यहाँ पे 4 kg और 1 kg के दो ब्लॉक्स हैं। ये एंगल 30 डिग्री है, 60 डिग्री है। 4 kg का वेट कितना है 40 डाउनवर्ड, 1 kg का वेट कितना है 10 डाउनवर्ड। तो 4 kg के कंपोनेंट क्या होंगे 40 sin 30 इंक्लाइन प्लेन पे नीचे की तरफ और 40 cos 30 नॉर्मल टू द इंक्लाइन प्लेन। इसी तरह से 1 kg का वेट कितना है 10 न्यूटन, उसका एक कंपोनेंट होगा 10 sin 60 इंक्लाइन प्लेन पे नीचे की तरफ और 10 cos 60 इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द इंक्लाइन प्लेन। तो अब आप जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो वो ऐसा दिखेगा आपको। 4 kg वाले पे फोर्सेज हैं 20 इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग और 20√3 इंक्लाइन प्लेन के नॉर्मल के अलॉन्ग, और इंक्लाइन प्लेन का नॉर्मल रिएक्शन N1 और स्ट्रिंग का टेंशन 3। इसी तरह से आप 1 kg के ब्लॉक को देखेंगे तो फोर्सेज कितनी है 5√3 नीचे की तरफ 5 नॉर्मल टू द इंक्लाइन प्लेन टेंशन T और इंक्लाइन प्लेन का नॉर्मल रिएक्शन N2। अब 20 की जो फोर्स है वो 5√3 से ग्रेटर है, तो 4 kg वाला ब्लॉक ऐसे जाएगा नीचे की तरफ और 1 kg वाला ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर की तरफ जाएगा। अब 20 माइनस टी का वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू ए। यह है न्यूटन सेकेंड लॉ की इक्वेशन। और न्यूटन सेकेंड लॉ की इक्वेशन 1 kg के ब्लॉक के लिए क्या होगी, तो T माइनस 5√3 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 1 इंटू ए। तो न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग 4 kg वाले ब्लॉक के लिए 20 माइनस टी इक्वल टू 4a और T माइनस 5√3 इक्वल टू 1a। हमें ए तो पूछा नहीं गया है, पूछा क्या गया है टेंशन T। तो 20 माइनस टी और T माइनस 5/√3 का रेशियो ले लो, 20 माइनस टी अपॉन T माइनस 5√3, ये हो जाएगा 4।
अब इसको सॉल्व कर लो आप, तो सॉल्व करोगे टेंशन आ जाएगी। 4 इंटू रूट 3 प्लस 1, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। और ये भी एक आसान सा ही सवाल था। प्रॉब्लम 4। अब ये तो क्लास 9th के लेवल का सवाल है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज 1000 जूल विद द मास 2 kg, फाइंड द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। तो भाई देखो, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन है? काइनेटिक एनर्जी इज पी स्क्वायर बाई 2m, तो मोमेंटम है रूट 2m के। और अब आप वैल्यूज पुट कर दो, रूट 2 इंटू 2 kg इंटू 10,000 जूल, और आंसर आ जाएगा 200 kg मीटर पर सेकेंड। तो इस पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो 200 kg मीटर पर सेकेंड है, और ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही आसान से सवाल आ रखे हैं। अब पांचवा देखिए, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट एक्सिस पी क्यू, ये एक्सिस है, इज रूट एक्स आर बाई 5, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और रेडियस हमें दिख रहा है 5 सेंटीमीटर है। ये दूरी डी जो है ये 2 इंटू 5 सेंटीमीटर या 2r के बराबर है। देखिए, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट कितना होता है? 2/5 mr²। और ये दूरी डी है, तो आई हो जाएगा ICM प्लस md²। और ये अगर रेडियस ऑफ गायरेशन के है तो ये mk² के बराबर होगा। सॉल्विंग के का वैल्यू कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2/5r² प्लस d²। आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, डी का वैल्यू 10 सेंटीमीटर। वैल्यूज पुट कर दो आप, स्क्वायर रूट ऑफ 110 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको रूट एक्स कर दें, ठीक है जी। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 110 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब रूट एक्स r/5 था, आर की वैल्यू 5 थी, तो r/5 हो गया 1। इसीलिए मैंने क्या किया था, इसको रूट 110 को रूट एक्स कर दिया था, और एक्स का वैल्यू 110 सेंटीमीटर आ गया। Weight of an object on earth is 18 newtons. Find out its weight at a height 3200 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो देखो सीधा सा है यार, जब आप ग्राउंड से साइड पे जाते हो तो ग्रेविटी कम हो जाती है। किस फॉर्मूले से कम होती है? G/1 प्लस h/r का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा G/1 प्लस h की वैल्यू 3200, r की वैल्यू 6400 किलोमीटर। तो अर्थ के सरफेस से 3200 किलोमीटर की हाइट पे ग्रेविटेशनल पुल कितना कम हो जाएगा? 4/9 ऑफ जी। जो न्यू वेट होगा वो सरफेस पे जो वेट है उसका 4/9 टाइम्स होगा। तो 4/9 इंटू 18 न्यूटन, और करेक्ट आंसर आ जाएगा 8 न्यूटन। ये भी बड़ा आसान सा सवाल है, क्लास 9th के बच्चे भी कर सकते हैं अगर ये फार्मूला वो जानते हैं तो। गिवन सिस्टम इज परफॉर्मिंग ए सिस्टम विद टाइम पीरियड t इक्वल टू π/√x, फाइंड x। अब देखो ये दो स्प्रिंग जो हैं, दोनों में सेम वैल्यू ऑफ कंप्रेशन या इलोंगेशन रहेगा, तो ये दोनों स्प्रिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन में मानी जाएंगी। इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा 40 न्यूटन पर मीटर, K1 प्लस K2। अब ओमेगा कितना होगा? √k/m, तो √40/2, दैट विल बी 2√5 रेडियन पर सेकेंड। ये ओमेगा हो गया। टाइम पीरियड हो जाएगा 2π/2√5, तो π/√5 सेकेंड, और ये π/√x। अब कंपेरिजन कंपैरिजन कर लो आप, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5। ए फोर्स ऑफ 250 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ए वायर एज शोन। ये है प्रॉब्लम नंबर 8, इलास्टिसिटी का है ये। यंग मॉडुलस है वायर का 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एरिया कितना है? 6.25 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। स्प्रिंग का एक्सटेंशन क्या है भाई? ये हमको बताना है। तो ये वायर है 100 मीटर लेंथ का, फोर्स लग रही है 250 न्यूटन की। अब देखो यार, ये फार्मूला आप जान ही रहे हो, फोर्स अपॉन एरिया, ये है स्ट्रेस, F/L, ये है स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज यंग मॉडुलस। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? FL/AY। और FL/AY में वैल्यूज पुट कर दें आप, तो 0.4 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। अब भाई फ्लूइड पे तो कोई सवाल पूछा ही नहीं गया, या हमें मिला नहीं। ठीक है, वेव्स।
If the equation of a wave is given by y equal to 0.05 92x minus 40, find velocity of the wave. अब देखो k कितना है 2 पर मीटर, ओमेगा कितना है 4 रेडियन पर सेकंड, और वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होती है ओमेगा बाई के, तो 4 बाई 2, 2 मीटर पर सेकंड आंसर आपका आ जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2, क्योंकि 2 इज द आंसर। अब हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का भी एक सवाल आ रखा है। 1 ग्राम लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर अंडर 3 इंटू 10⁵ पास्कल। तो इतने प्रेशर पे 1 ग्राम ऑफ लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट किया गया। 10% ऑफ हीट इज यूज्ड टू एक्सपेंड वॉल्यूम बाई 1600 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का जो एक्सपेंशन हुआ, जो वॉल्यूम बढ़ी, वो 1600 सेंटीमीटर क्यूब है। व्हाट इज द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। अब देखो भाई सीधी सी बात है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, एक मिनट। तो वर्क डन का फॉर्मूला है P डेल्टा V, तो 3 इंटू 10⁵ पास्कल इंटू 1600। अब देखो सेंटीमीटर क्यूब को मैंने मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, तो 10⁻⁻⁶ के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 इंटू 10⁵ पास्कल मल्टीप्लाइड बाई 1600 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब। तो वर्क डन आ जाएगा 480 जूल। और ये 10% ऑफ हीट गिवन है, तो ये 0.1 क्यू है। अब डेल्टा यू फिर कितना होगा, 90% ऑफ हीट गिवन यानी कि 0.9 क्यू। तो इसी चीज को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 480 जूल इंटू 9, आंसर आ जाएगा 4320 जूल। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, 4320 जूल। ये है इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी। ये भी एक मॉडरेट सा क्वेश्चन था, इसको भी आप मैक्सिमम बच्चे कर लेंगे। अब एक ये असम्पशन रीजन टाइप प्रॉब्लम है। इफ द टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज इंक्रीज फ्रॉम -73 डिग्री सेंटीग्रेड to 527 डिग्री सेंटीग्रेड, then its RMS velocity become double. Statement 2, product of pressure and volume is equal to translational kinetic energy of an ideal gas. अब देखो ऐसा है भाई, पहला टेम्परेचर है 200 केल्विन, -73 को क्या लिखोगे 200 केल्विन। दूसरा है 800 केल्विन, क्योंकि 523 को आप क्या लिखोगे 800 केल्विन। 527 को आप क्या लिखोगे 800 केल्विन। ठीक है जी। अब T2/T1 क्या हो जाएगा 4। वेलोसिटी जो होती है वो स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है, तो V2/V1 हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ T2/T1 इक्वल टू 2। तो पहला वाला जो पार्ट है कि भाई आरएमएस वेलोसिटी डबल हो जाएगी, वो तो ठीक है। अब जहां तक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात है, तो वो होती है 3/2 nRT। अब nRT की वैल्यू पीवी होती है, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस होती है 3/2 पीवी। तो स्टेटमेंट 2 कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस, स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 1 सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। अब एक सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी दे रखा है, बड़ा आसान सा ही है। टू चार्जेस Q1 and Q2 आर प्लेस्ड इन ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम K at a separation D, and the resultant force on any charge is F naught. If both are placed in air, then what will be the separation between them so that they experience the same force? अब देखो भाई, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में फोर्स कितनी होगी 1/4πε0 K Q1 Q2/d²। अब एयर में ले आओगे तो K का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब डिस्टेंस मान लो d1 हो गया, तो फोर्स हो जाएगी Q1 Q2/4πε0 d1²। दोनों फोर्सेस को बराबर कर दें, तो बाई कंपैरिजन d1² जो है वो kd² के बराबर है, तो d1 हो जाएगा √K × d। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन।
A cylinder has inner radius 2 mm and outer radius 4 mm. The rejectivity of its material is 2.4 into 10 raised to minus 5 ohm meter and its length is 3.14 meter given. Find out the resistance between the two ends. तो देखिए इसमें सिंपल सी बात है कि जो सिलेंडर आपको दे रखा है उसके एंड के अक्रॉस पूछा जा रहा है। तो जब एंड के अक्रॉस पूछा जा रहा है ना कि इनर और आउटर सरफेस के अक्रॉस, तो यहाँ पर तो सिंपल जो फॉर्मूला है रेजिस्टेंस इज रो एल बाई ए वो अप्लाई कर देंगे। और क्रॉस सेक्शनल एरिया आप क्या मानेंगे? देखिए सीधी सी बात है, ये हो गया इनर सरफेस और एक मिनट बच्चों, ये हो जाएगा आउटर सरफेस। करंट इधर से एंटर करेगा और इधर से बाहर आएगा, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी रो एल अपॉन पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है ना? तो एरिया जो लेंगे आप वो क्या, कौन सा एरिया लेंगे आप? एरिया लेंगे ये वाला, और ये एरिया क्या होगा? पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस इज रो एल अपॉन पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और अब वैल्यूज पुट करते हैं तो 2 ओम का आंसर आ जाएगा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ करंट I4 एंड I5। अब ये सवाल तो यार क्लास 10th के बच्चे कर लेंगे। 2 ओम किस में है? पैरेलल में है। फिर ये कॉम्बिनेशन 3 ओम के साथ सीरीज में है। फिर 5 ओम और 20 ओम पैरेलल में है। फिर ये कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में है। I4 I5 बताना है। तो देखिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब 2 ओम और 2 ओम का जो कॉम्बिनेशन है उसका इक्विवेलेंट डिस्टेंस मान लिया R1, तो 1/R1 हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, और R1 का वैल्यू आ जाएगा 1 ओम। तो ये पार्ट का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है। फिर 5 ओम और 20 ओम का R2 मान लेते हैं इक्विवेलेंट, तो 1/R2 आ जाएगा 1/5 प्लस 1/20, R2 विल बी 4 ओम। अब R इक्विवेलेंट क्या होगा? तो देखिए ये 1 ओम है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है, ये 1 ओम है, ये 3 ओम है। तो 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 4 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 3 12। तो जो टोटल रेजिस्टेंस है वो सर्किट का कितना है? 12 ओम के बराबर है। अब करंट सर्किट में क्या हो जाएगा? 24 वोल्ट बाई 12 ओम, दैट विल बी 2 एम्पियर। इसका मतलब ये है कि ये जो ब्रांच है, जो बैटरी है, बैटरी के थ्रू जो करंट है या यहाँ पे जो करंट है वो 2 एम्पियर के बराबर है। इसके बाद अगर इसमें करंट है I4, इसमें करंट है I5, दोनों ही जो रेजिस्टेंस है 5 ओम और 20 ओम, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो 5I4 विल बी 20I5। तो 5I4 विल बी 20I5, I5 आ जाएगा I4/4। इसके बाद I5 प्लस I4 हो जाएगा I4/4 प्लस I4, दैट विल बी 5/4 I4, और उसकी वैल्यू कितनी है? 2 एम्पियर है। भाई I5 प्लस I4 तो 2 एम्पियर होना ही है भाई, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। तो I4 की वैल्यू कितनी आ गई? 8/5 एम्पियर, और I5 की वैल्यू आ गई 2/5 एम्पियर। तो करेक्ट आंसर है 8/5 एम्पियर और 2/5 एम्पियर। अब 8/5 और 2/5, तो हमारा ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर हमारा जो सवाल आ रहा है ये आ रहा है मैग्नेटिक्स का। तो बड़ा आसान सा सवाल ही पूछ रहे हैं ये लोग यार। ये एक सर्कुलर लूप है, इसके सेंटर में फील्ड है बी सेंटर, और सेंटर से आर की दूरी पे एक्सिस पर फील्ड है बी एक्सिस। अब उसका रेशियो बताना है। तो भाई बड़ा सीधा सा है। सेंटर की फील्ड क्या होती है? μ0I/2r, और एक्सिस की फील्ड क्या होती है? μ0I r² अपॉन 2x² प्लस r² होल रेज टू 3/2। x का वैल्यू कितना दे रखा है? r। ये बन जाएगा μ0I/2r इंटू 1/2√2। अब सेंटर की फील्ड और एक्सिस की फील्ड का रेशियो क्या हो जाएगा? आप इन दोनों का रेशियो ले लो, 2√2 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन 2 जो दिख रहा है आपको 2√2, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भी बड़ा आसान सवाल था, फॉर्मूला बस पता है तो कर लोगे आप।
अब आ जाते हैं प्रॉब्लम 16 पे। मैग्नेटिक पे दो सवाल आ गए। इफ ए मैग्नेटिक फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर पोर्शन ऑफ वन वायर इज F1, now the 10th is half and current gets doubled, then the force on the same portion is F1, find F। अब देखो इसमें वायर में कितना करंट है, क्या दूरी है, इन चीजों का तो कोई रोल ज्यादा है नहीं भाई। पहले F1 क्या होगा, मान लो कोई एल लेंथ ऑफ वायर है, F1 हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2, तो आई स्क्वायर अपॉन 2πd × L, क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होती है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd। ये फॉर्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा। देखिए मैं लिख रहा हूं, F/L इज म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd। अब I1 I2 बराबर है तो म्यू नॉट आई स्क्वायर कर दिया, तो एल लेंथ पे फोर्स क्या होगी, म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2πd × L। अब करंट को कर दिया डबल, तो आई की जगह 2i का स्क्वायर, डिस्टेंस को कर दिया हाफ, तो डी की जगह d/2। तो F2 क्या बन जाएगा, F1/8। तो F2 सॉरी F2 बन जाएगा 8F1, 4/1/2, 8 बनेगा। तो F2 विल बी 8F1, तो F2/F1 का रेशियो क्या हो जाएगा, 8। तो F2/F1 का रेशियो 8 हो जाएगा, और अकॉर्डिंगली जो आप F की वैल्यू है वो 8 आ जाएगी। तो ये भी बड़ा आसान सवाल पूछा गया। तो अब ये जो सवाल है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है। ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 10/√5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड with field being perpendicular to the plane of the loop. If the field decreases from 0.5 Tesla to 0 in 0.5 seconds, the induced EMF in the loop at 0.25 seconds is। अब देखो यार सीधी सी बात है भाई, फैराडेज लॉ पे है ये सवाल। फैराडेज लॉ क्या कहता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज नेगेटिव ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब यहाँ पे केवल वैल्यू पूछी जा रही है, तो ईएमएफ हो जाएगा मॉड डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, फील्ड इनटू एरिया, तो पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 10/√π इंटू 10⁻⁻² मीटर, तो पाई आर स्क्वायर तो भाई आपका क्या हो गया, एरिया हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 0.5 टेस्ला। तो इनिशियल फ्लक्स यही था, अब ये 0.5 सेकंड में 0 हो गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो कि है इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बी अपॉन टाइम। अब सॉल्व कर लो यार आप इसको, 10 मिली वोल्ट आंसर आएगा, एंड ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फैराडे लॉ के ऊपर बेस्ड एक बहुत ही आसान सा सवाल था आपके लिए। इसके बाद एक सवाल पूछा गया है अल्टरनेटिंग करंट पे। इसमें क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो एक एलसीआर सर्किट है, 0.2 हेनरी का इंडक्टर है, 0.2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, 5 ओम की रेजिस्टेंस है। अब आपको क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ का रेशियो बताना है। तो भाई देखो सीधी सी बात है, जो रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है 1/√LC, तो 1/√LC एल और सी का वैल्यू डाल दो, 5000 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। बैंडविड्थ होती है ओमेगा नॉट L/R, और ये हो जाता है ओमेगा नॉट बाई ओमेगा। ठीक है जी, तो ओमेगा नॉट L/R, और ये हो जाता है ओमेगा नॉट बाई डेल ओमेगा, और डेल्टा ओमेगा क्या है, बैंडविड्थ है। तो अगर आप कंपेयर कर लें, डेल्टा ओमेगा आ जाएगा R/L, जो कि बैंडविड्थ हो गई। अब क्वालिटी फैक्टर अपॉन डेल्टा ओमेगा, तो क्वालिटी फैक्टर बाई डेल्टा ओमेगा हो जाएगा ओमेगा नॉट L/R डिवाइडेड बाई R/L। ये हो जाएगा ओमेगा नॉट इंटू L/R का स्क्वायर। अब ओमेगा नॉट इंटू L/R का स्क्वायर, ये वैल्यू आप इवेलुएट कर लें। जब आप इसको इवेलुएट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5000 इंटू 0.2/5 इंटू 0.2/5। तो करेक्ट आंसर विल बी 8। तो क्वालिटी फैक्टर सर्किट का और बैंडविड्थ डेल्टा ओमेगा का जो रेशियो है वो 8 है। इसके बाद अगला सवाल पूछा गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे। तो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन वेक्टर के एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई, इफ ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी देन द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अकॉर्डिंग आप ये बात जानते हैं
कि वेक्टर बी इज के क्रॉस ई बाई ओमेगा, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अब जो बच्चे इस बात को नहीं जानते हैं, जो बच्चे ये रिजल्ट नहीं जानते हैं, वो कैसे करें? तो देखो, आप एक बात तो फिर भी जानते हो, आप ये बात तो जानते ही हो ना कि ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट टी। ठीक है जी। और आप ये भी बात जानते हो कि भाई टी क्या होता है? ओमेगा बाई के। टी क्या होता है? ओमेगा बाई के। तो बाई कंपैरिजन बी नॉट हो जाएगा के ई नॉट बाई ओमेगा। अब एक ही ऐसा इक्वेशन है जो डायमेंशनली करेक्ट है, वो है आंसर 2। तो आंसर 2 इज द करेक्ट आंसर, ये बात आप कह सकते हो, क्योंकि डायमेंशनली करेक्ट तो भाई एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन 2। अब इस पेपर में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का कोई सवाल तो मिला नहीं अभी तक, और ना ही कोई प्रॉब्लम, नहीं, वेव ऑप्टिक्स का प्रॉब्लम तो मिल गया। तो स्टेटमेंट 1 दे रखा है आपको प्रॉब्लम नंबर 20 में। When light is incident from air to water, then Brewster's angle is theta b. Then if light is incident from water to the air, the Brewster's angle is pi by 2 minus theta b. Statement 2. When light goes from air to any medium of refractive index, then Brewster's angle is given by theta b equal to tan inverse mu. अब देखिए, इसमें ऐसा है, आप ये बात तो जानते ही हो कि जब लाइट एयर से किसी भी मीडियम में जाती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो ब्रूस्टर एंगल क्या होता है? मान लो थीटा बी है, तो टेन थीटा बी म्यू के बराबर होता है। अब मान लो लाइट जा रही है वाटर टू एयर में, तो एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या हो जाएगी? 1/म्यू। तो अब जो ब्रूस्टर एंगल है टेन थीटा बी डैश, वो 1/म्यू हो जाएगा। और वन, अब क्योंकि टेन थीटा बी म्यू के बराबर था, तो ये बात तो थी ही कि टेन थीटा बी म्यू के बराबर था, तो 1/म्यू क्या हो जाएगा? कॉट थीटा बी। तो टेन थीटा बी डैश इज कॉट थीटा बी। तो थीटा बी डैश तो थीटा बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे, तो थीटा बी डैश क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 माइनस थीटा बी। तो ये भी चीज सही से रखी है, और इससे ये पता चल गया कि स्टेटमेंट भी करेक्ट है, और जो स्टेटमेंट 2 है वो भी करेक्ट है। तो ऑप्शन 1 ही सही है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही सही है। फिर आ जाते हैं मॉडर्न फिजिक्स के एक सवाल पे। इन हाइड्रोजन एटम फर्स्ट लाइन वेवलेंथ ऑफ एक्चुअल सीरीज लैम्डा इक्वल टू 720 nm। फाइंड आउट सेकंड लाइन वेवलेंथ ऑफ द सेम सीरीज। अब इसका डाटा ना थोड़ा सा ठीक लग नहीं रहा है। एनीवे, आप ये तो जानते ही हो कि भाई लाइमन बेलमर पैचन, तो पैचन सीरीज में जो n1 स्क्वायर होगा वो n1 की वैल्यू 3 रहेगी, तो n1 स्क्वायर का वैल्यू 9 ही रहेगा। और n2 जो है तो वो 4 5 6 ऑनवर्ड चलेगा। तो 1/λ1 हो जाएगा जेड स्क्वायर आर 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, और 1/λ2 हो जाएगा जेड स्क्वायर आर 1/3 स्क्वायर माइनस 1/5। 1/λ2 हो जाएगा जेड स्क्वायर आर 1/3 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर। अब इन दोनों का रेशियो ले लो आप, तो λ2/λ1 सॉल्व करने पे आ जाएगा 175/256। तो सेकंड लाइन की वेवलेंथ और पहली लाइन की जो वेवलेंथ है उसका रेशियो जो है वो 0.684 के आसपास रहता है। अब अगर हम ऐसा मान भी लें कि पहली लाइन की वेवलेंथ 720 nm है, 720 को 0.684 से मल्टीप्लाई करने पे कोई भी रिजल्ट यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। तो 21 प्रॉब्लम में प्रोबेबली ऐसा हुआ है कि जो मेमोरी बेस्ड डाटा मिला है बच्चों से वो सही नहीं मिल पाया है। तो हमें वेट करना होगा ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर के रिलीज होने का। जब हमें सही प्रॉब्लम पता चलेगी कि भाई एग्जैक्टली डाटा था क्या, तभी फर्दर कमेंट इस पे हो पाएगा। पर वैसे ये सवाल आसान था।
A radioactive substance 21884H undergoes the following decay. पहले अल्फा डिके हुआ, फिर बीटा माइनस डिके हुआ, फिर अल्फा डिके हुआ, फिर बीटा प्लस डिके हुआ, फिर गामा डिके हुआ। तो प्रोडक्ट वाई की बात बतानी है। अब देखो यार, इसको तो स्टेप बाय स्टेप करके देख लिया मैंने। जब एक्स का अल्फा डिके हुआ तो 21482A बनेगा, क्योंकि मास नंबर 4 यूनिट कम होगा, एटॉमिक नंबर 2 यूनिट कम होगा। फिर बीटा माइनस डिके हुआ, इसमें क्या होगा, मास नंबर चेंज नहीं होगा, एटॉमिक नंबर 1 यूनिट बढ़ जाएगा, तो 21483B बन गया। फिर अल्फा डिके हुआ तो 4 यूनिट कम हो गया मास नंबर, और 2 यूनिट कम हो गया एटॉमिक नंबर, तो 21081C। फिर बीटा प्लस डिके हुआ तो इसमें क्या होगा कि मास नंबर वही रहेगा और एटॉमिक नंबर 1 यूनिट गिर जाएगा। इसके बाद गामा रेडिएशन से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो जो y बनेगा वो 21080Y बनेगा। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा। अब 23, चूज द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एक्सप्लेन्ड बाय द वेव थ्योरी। Stopping potential may depend upon work function. If intensity of light increases, then photoelectric current also increases. If intensity of light increases, then the maximum kinetic energy of photoelectron also increases. अब इसमें भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो एक्सप्लेन होता है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट से। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्क फंक्शन पर डिपेंड करता ही करता है। अगर लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना है नहीं, तो केवल ऑप्शन सी ही करेक्ट है। तो ऑप्शन 3 टी इज करेक्ट। और इसके लिए आप एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ सकते हैं एक बार। फिर ये एक सवाल है, मैच द कॉलम। अब इसमें तो भाई हर क्वांटिटी के डायमेंशन लिखने आपको आने चाहिए। कॉलम 1 में प्लैंक कांस्टेंट, मोमेंटम, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वर्क फंक्शन, 4 क्वांटिटीज दे रखी हैं, इनके डायमेंशन आपको मैच कराने हैं। और फिर आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि भाई सही मैचिंग कौन सी है, तो मैचिंग करके दे दी है, सही मैचिंग आपको चूज करनी है केवल। ठीक है, ये तो आसान सा सवाल है ये। तो देखो भाई, एनर्जी क्या होती है, प्लैंक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी, एच हो जाएगा E/F। अब डायमेंशन ऑफ एनर्जी कितना है, m⁻⁴ l⁻², T⁻², फ्रीक्वेंसी का T⁻⁻1। तो डायमेंशन आ जाएगा प्लैंक कांस्टेंट का m⁻⁴ l⁻², T⁻⁻1। तो ऑप्शन ए का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा Q। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम का डायमेंशन हो जाएगा m⁻⁴ l⁻1 T⁻⁻1। तो बी मैच हो जाएगा पी के साथ। स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है जूल पर कूलम। अब जूल अपॉन एम्पियर सेकेंड, तो जूल का है m⁻⁴ l⁻², T⁻⁻2, एम्पियर का A⁻1, टाइम का T⁻1। अब ये बन जाएगा m⁻⁴ l⁻², T⁻⁻3 और A⁻1। और इसका आ जाएगा S, सी वाले का S आ जाएगा। और D वर्क फंक्शन m⁻⁴ l⁻², T⁻⁻2, क्योंकि वर्क फंक्शन क्या होता है, एनर्जी का यूनिट लेगा, तो डी का हो जाएगा R। तो अब इन चारों चीजों को मैच करें तो ऑप्शन 1 जो है वही करेक्ट ऑप्शन बन जाता है, क्योंकि ए का हमें Q चाहिए, और ए का Q आप देख सकते हो ऑप्शन 1 में ही दे रखा है। तो अब यहाँ पे क्या है ना, देखो ऑप्शन ए यूनिक है, तो ऑप्शन ए अगर यूनिक है तो केवल ऑप्शन ए को ही अगर हम चेक कर ले तो उसी से क्लियर हो जाएगा भैया ऑप्शन 1 ही यहाँ पे करेक्ट हो सकता है, आगे मैच करने का जरूरत ही नहीं है। अब आ जाते हैं प्रॉब्लम 25 पे। इन फोटोडायोड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मेजर्ड व्हाइल रिवर्स बायसिंग द फोटोडायोड। फॉरवर्ड बायस करंट इज मोर देन रिवर्स बायस करंट इन पीएन जंक्शन। तो ये तो भाई बेसिक थ्योरी है फोटोडायोड के बारे में, आप एनसीईआरटी से पढ़ लो। ऑप्शन 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है। फिर एक सवाल अपने को मिला कम्युनिकेशन चैप्टर से। ए सिग्नल ऑफ स्क्वायर शेप is superimposed with a carrier wave yc equal to 2 sin omega ct minus kf
देन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव इज। अब देखो मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, तो AM/AC, ठीक है जी, AM/AC है। अब जो AM है उसका यूनिट तो 1 है, उसका एम्पलीट्यूड कितना दिख रहा है 1, पर कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड कितना दिख रहा है 2, तो AM/AC की वैल्यू हो जाएगी 1:2। बस ये फार्मूला पता होना चाहिए आपको AM/AC वाला, ये भी NCERT से आप देख सकते हो। और ऑप्शन 1 इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपके सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व हो गए।